नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, वनडे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़ का आज पार्ट 5 है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब पता चलेगा, तो ज़्यादा ना टाइम ना बर्बाद करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करिए। उसी आपका ही चैनल है, आपको ही आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन वही होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, जो टॉप 25 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो पांचवा पार्ट है। 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है। तो दोस्तों, पूर्वगामी नदी सिंधु नदी है। मतलब हर जितनी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अधिकतर अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। याद रखिए, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है जो किसी को नहीं पता होता, जैसे नहीं। तो मेन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां कौन सी बहती हैं। तो पहली सर उसमें सिंधु है, और मैं आपको और भी बता देता हूँ कौन कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन में जो था वो सिंधु था, लेकिन अगर आपको इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन जैसे सतलज दिखे, वो भी पूर्वगामी नदी है, और गंगा नदी, ये सब पूर्वगामी नदी है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी पूर्वगामी नदी है, और आपकी सतलज नदी भी पूर्वगामी है, और गंगा नदी, सिंधु सतलज गंगा, सिंधु सतलज गंगा ये पूर्वगामी नदी हैं। अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। कुछ ऐसे नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, उन्हें पूर्वगामी नदियाँ बोलते हैं। उनमें पूर्वगामी नदियों में से आती हैं पहली सिंधु, सतलज और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो विकसित होने वाला विभवांतर होता है, डिफरेंस, उसे क्या कहा जाता है। तो डिफरेंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए 103वां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान किस देश से लिए गए हैं। वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के आर्टिकल 15 से लिए गए हैं। आर्टिकल 15 से लिए गए हैं, ठीक है। जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। और आयरलैंड का जो संविधान का आर्टिकल 15 है वहाँ से ली गई हैं। अगर डिटेल में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि आयरलैंड के संविधान के किस आर्टिकल से ली गई है, तब आप बताएंगे आर्टिकल 15 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था। उसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया था। सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, 105वां, असंपीड़ित तरलों असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो प्रेस्ड तरल होते हैं जिसे बोलते हैं असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उनको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो असंपीड़ित तरल प्रवाह की गति को मापने के लिए वेंटूरीमीटर को प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। क्या बताएंगे आप कहेंगे वेंटूरीमीटर का प्रयोग असंपीड़ित तरल की प्रवाह गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फूलों का मादा प्रजनन अंग है। फूलों में जो प्रजनन अंग है उसमें मादा वाला अंग कौन सा है। फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है उसे क्या बोलते हैं।
उसे हम लोग बोलते हैं जायांग। याद रखिएगा, फ्लावर में जो मादा प्रजनन अंग होता है उसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलेंगे? जायांग। ठीक। नेक्स्ट 107वां क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। जो उच्चतम न्यायालय हैं वो सिर्फ अधिकार आदेश का जारी कर सकते हैं, वो केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही आदेश जारी कर सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप स्क्रीन पर आने से पहले हम लोग कुछ मौलिक अधिकार जान लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप भी मेरे साथ कमेंट में बताइए। देखिए, भारत संविधान में मौलिक अधिकार पहला है, मौलिक अधिकार पहला है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन में अपने यहाँ नोट्स बना रहे हो, नहीं तो सुनते चलिए, याद करते चलिए। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? एक मिनट पहले, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? वे अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है या मौलिक समझते जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वो अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें ही मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार मैंने आपको पहला बताया, समानता का अधिकार होता है, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार होता है। नेक्स्ट, बने रहिए, सब आपको बढ़िया मिलेगा कंटेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किया जाना की आवश्यकता होगी। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। उसे आवश्यकता होगी राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों की। यदि विधेयक संविधान के सुनिए, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में, कौन सा प्रावधान? संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों की जरूरत होगी। अगर ये अनुमति दे देंगे राज्य विधान परिषद के सदस्य तो ये जो विधेयक है संघीय प्रावधानों वाला, इसे संशोधन करने में पारित हो जाएगा। और जो राज्य का जो अपर हाउस होता है उसे विधान परिषद बोलते हैं, और निम्न सदन जो राज्य का होता है, राज्य में, उसे विधानसभा कहते हैं। किन किन राज्यों में विधान परिषद है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है, मतलब राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रों में द्वारा नियुक्ति होगी। तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? भाई, राज्यों में तो गवर्नर होते हैं ना, तो उनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है किस देश से लिया गया है? आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे ट्रिक्स की और भी वीडियो आ रही हैं, उनको जरूर देखते रहिएगा। ये प्रैक्टिस तो लीजिए और भी देखिए। विजिट करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, आप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है? आप आंसर, अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। जो कॉमनवेल्थ खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। अमेरिका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है। कभी पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन से देश शामिल हैं, अगर उसमें अमेरिका दे दिया हो
तो आप तुरंत बता देंगे अमेरिका कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा होती है वो कौन सा महासागर है? सबसे लंबी तटरेखा वाला वो है अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। जो केंद्र का प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, आप कहेंगे वो है दुलु कुनिथा। दुलु कुनिथा जो है कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा दुलु कुनिथा है, याद रखिएगा। कभी पूछ लिया है दुलु कुनिथा क्या है, आप कहेंगे कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। नेक्स्ट, वाडियार राजवंश का उदय हुआ था मैसूर क्षेत्र में। वाडियार राजवंश का जो उदय हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? मैसूर क्षेत्र में वाडियार राजवंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक की बात आएगी तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन है, आप बताइए पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन है XY। ठीक है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। भारत में और बेल्जियम में और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है किस द्वारा? संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक नीति आती है, बताइए कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें भारत की आकस्मिक नीति आती है? अनुच्छेद 267, याद रखिएगा। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है अनुच्छेद 267 है, याद रखिएगा। आकस्मिक निधि से रिलेटेड अनुच्छेद है 267। नेक्स्ट है कि नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है कि सैल्यूटेशन मूल कौशल है जूडो खेल का। पूछा जा रहा है कि जो सैल्यूटेशन मूल कौशल है ये जूडो खेल का है। हाँ, ये लाइट बंद कर दो। देखिए क्वेश्चन हम है किस खेल से संबंधित, जूडो खेल से कौन सा चीज संबंधित है? आप कहेंगे सैल्यूटेशन जो है ये मूल कौशल है जूडो खेल का। कभी पूछ दिया जाए कि सैल्यूटेशन का लेना देना किससे है, आप कहेंगे ये जूडो खेल से है। तो याद रखिए सैल्यूटेशन जूडो खेल का। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। कोशिका विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है दो समान कोशिकाओं में।
कोशिका विभाजन में विभाजन जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है दो समान कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आप कहेंगे भरत मुनि। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, अंतरराज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उस मंत्रालय का नाम क्या है? बताइए। अंतरराज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अंदर अंतरराज्य परिषद मंत्रालय आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।